वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 16 होने वाला है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का ये पार्ट 16 रहने वाला है। आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत ही मददगार सीरीज़ है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित है। तो हम लोग के पास दिया हुआ इंग्लिश में अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कंटेन्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11th शेड्यूल में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इसमें निहित हैं, कंटेन्ड हैं, रखी हुई हैं। ठीक, तो पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। पहला है कृषि और कृषि विस्तार सहित, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट हमारा कह रहा है, दूसरा आइटम कह रहा है वो है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, यानी सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। तीसरा हमारा कह रहा है कि बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, इंग्लिश में बताऊं तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा कह रहा है बाज़ार और मेले, और इंग्लिश में इसको कहेंगे मार्केट्स एंड फेयर्स। तो इसमें हम लोग से पूछा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी चीज़ है जो वो है, वो मतलब। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ये सारी हम लोग के पास अभी ये समझ लीजिए लिस्ट था, अब ऑप्शन हमारे पास आएगा। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इनमें से हम लोग को कोई एक ऑप्शन चुनना है जो बेस्ट हो। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 and 2, दूसरा कह रहा है 1, 2 and 4, तीसरा कह रहा है 1, 2, 4 और चौथा कह रहा है 1, 2, 3, 4। तो इसमें मैं बता दूं जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, 1, 2, 3, 4। यानी अभी मैंने आपको ये जो चारों लिस्ट बताए हैं, चारों आइटम्स बताए हैं, चारों आइटम्स भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित हैं, यानी 11th शेड्यूल में ये मौजूद हैं। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चीज़ें, ये चारों आइटम मौजूद हैं 11वीं अनुसूची में। तो आंसर हमारा क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिसमें लिखा होगा वही होगा ना। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो सारे 11वीं अनुसूची में निहित हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय के स्रोत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी जो आय है, आय का स्रोत कौन कौन सा है। अब नीचे दिया गया है, हम लोग को पता करना है कि कौन सा जो है वो स्रोत मतलब इनके आय का स्रोत है। ठीक है, पहला कह रहा है कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू, दूसरा कह रहा है अनुदान यानी ग्रांट्स, तीसरा कह रहा है ऋण यानी लोन्स, और चौथा कह रहा है उन सभी को, मतलब ऑल ऑफ देम। ये सारा का सारा ऊपर जो लिखा हुआ है ये कह रहा है चौथा ऑप्शन कि सारा। तो आपको मैं बता दूं आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम। ये जो टैक्स रेवेन्यू हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये लोन्स हो गए, ये जो तीनों हैं ये किसके अर्निंग के स्रोत हैं, किसके आय के स्रोत हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स एंड लोन्स। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश्ड। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन में मतलब जो काम करता है प्रोटेक्शन का, और साथ ही साथ उसकी जांच भी करता है और प्रमोशन करता है कि जो मानव के अधिकार हैं उसको प्रमोट करता है ये आयोग, ये कमीशन। तो इस कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला कह रहा है कि 1992 में, दूसरा कह रहा है 1993, तीसरा कह रहा है 1994 और चौथा कह रहा है 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 1993 में ये ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, तो 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
यानी कि NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, किस वर्ष स्थापित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड? कौन से साल ये इस्टेब्लिश हुआ था? NBA यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब मैं आपको बता दूं कि इसका काम क्या होता है। अब जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आपको बता दें कि ये जो अथॉरिटी है, ये NBA है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एडवाइजरी फंक्शन देती है। इसका फंक्शन जो है वो एडवाइजरी है और रेगुलेटरी भी है, मतलब कि ये जैसे कि अब बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करती है और साथ ही साथ एडवाइस करती है कि कैसे जो ये बायोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर एडवाइस करती है कि गवर्नमेंट को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक, उन इशू को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? पहला कह रहा है 2001 में, दूसरा कह रहा है 2002 में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2003, चौथा कह रहा है 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 2003। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? NBA की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ओके, हमारा आंसर क्या है? सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आवंटन का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज़ द मेन बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा? इन जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सीट एलोकेट किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है कि कौन से स्टेट में कितनी सीट्स रहेंगी? पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा आबादी यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा कह रहा है लिंग यानी जेंडर, और तीसरा कह रहा है क्षेत्र यानी कि एरिया, चौथा कह रहा है समुदाय यानी कि कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पॉपुलेशन यानी आबादी। आबादी के आधार पर ही ये जो सीट्स होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पर ही ये सीट एलोकेशन होता है कि कौन से स्टेट में कितना सीट रहेगा, उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला आबादी। ठीक, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज़ ऑथराइज्ड टू रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश का है UPPSC, तो उसके जो चेयरमैन होते हैं यानी जो अध्यक्ष होते हैं और वो जो उनके सदस्य होते हैं, इनको हटाने का ऑथोराइजेशन किसके पास है? ठीक, वो हक किसके पास है? पहला ऑप्शन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उच्च न्यायालय, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन कह रहा है राज्यपाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट के हाथ में है कि जो अध्यक्ष हैं और जो उनके सदस्य हैं, किसके सदस्य? राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, दोनों को हटाने का मतलब ऑथोराइजेशन किसके पास है? वो है प्रेसिडेंट के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज सेटअप? NCBC आयोग यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, पहला कह रहा है ऑप्शन की 1991 में यानी 1991 में, दूसरा कह रहा है 1992 में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1993 में और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1994 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और कैसे इस्टेब्लिश किया गया था? ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इसके बीते वर्ष ही यानी 1992 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था और उसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत की सरकार को ये मतलब NCBC को इस्टेब्लिश करने का उन्होंने वो मतलब आदेश दिया था। ठीक, तो अब ये NCBC होता क्या है? NCBC समझ लीजिए जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको एग्ज़ामिन करने के लिए, उनकी जो शिकायतें हैं उसको एग्ज़ामिन करने के लिए ये आयोग बनाया गया है NCBC का। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा है 1993 यानी ऑप्शन नंबर सी। 1993 में किसकी स्थापना हुई थी? NCBC की। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने अपना इस्तीफा निम्न में से किसको दिया है? ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG सबमिट्स हिज रिजाइनेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको सबमिट करते हैं ये अपना रिजाइनेशन? अगर उनको रिज़ाइन करना हो CAG को यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, तो वो किसको अपना जो रिजाइनेशन देंगे? ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, दूसरा कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संसद यानी कि पार्लियामेंट, चौथा कह रहा है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को ये अपना रिजाइनेशन लेटर देते हैं, यानी राष्ट्रपति को वो ये रिज़ाइन करते हैं। कौन रिज़ाइन करता है? CAG। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है? जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह देने का कार्य किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉट्स द इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़। इलेक्शन सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन देता है? पहला ऑप्शन कह रहा है भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा कह रहा है भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी कह रहा है राज्यसभा, ओके, डी कह रहा है अब इस उद्देश्य के लिए एक स्पेशल निकाय बनाया गया है। ठीक, एक स्पेशल बॉडी क्रिएट की गई है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन सिंबल्स देने के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इलेक्शन का सिंबल होता है वो देता है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। ओके, 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन कहता है कि UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन, OP लिख दिया यहाँ पे मैंने, OP नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ UPSC का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होते हैं, उसको कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और जो चौथा है वो मंत्रिमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि UPSC के चेयरमैन को वो नियुक्त करे, UPSC के अध्यक्ष को वो नियुक्त करे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि जो UPSC है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, UPSC है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, बस उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये पूरा चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। चैनल पे जाकर के इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, आपके क्या विचार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी GK2 सक्सेस। बाय बाय।